हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो काव्य शास्त्र में 2 वीडियो और बची है। कल काव्य शास्त्र हमारा समाप्त हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। कोई जो है प्रश्नोत्तरी करा दी जाए या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया जाए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, या फिर व्याकरण का कुछ टॉपिक शुरू किया जाए। जैसा भी होगा आप लोग अपनी राय कमेंट में अवश्य अवश्य दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसके मतानुसार भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच की खाई ही अजनबियत है? तो ये है फिक्टे के अनुसार। तो यहाँ पे किसकी बात आई है? अजनबियत ना, अजनबीपन की। तो किसने कहा है? फिक्टे ने कहा है। तो ये बताइए, जिसके अंदर अजनबीपन होगा वो कहीं पर फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। लोग बोलते हैं कि भैया इनके अंदर तो इतना अपनापन है कि ये कहीं पर भी फिट बैठ सकते हैं ना, बोला जाता है। तो जिसके अंदर अजनबीपन रहेगा वो क्या होगा? वो फिट बैठेगा? कहीं नहीं बैठेगा ना। तो अजनबियत की बात कौन करेंगे? फिक्टे करेंगे। आगे है, मनुष्य की कालिक स्थिति और प्रकृति के दुराव को अजनबीपन किसने कहा है? तो अजनबीपन कहने वाले शिलर हैं। तो यहाँ पे क्या बात है, देखिए, अजनबियत की बात फिक्टे ने की है और अजनबीपन की बात किसने की है? शिलर ने की है। आगे है, प्लेटो के अनुसार परम सत्य है। तो परम सत्य प्लेटो ने प्रत्यय को माना है। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन, एडॉर्नो। तो कौन कौन है? ये सब क्या है? प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं। तो प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक कौन कौन माने जाते हैं? पुनः देखेंगे इसको। लुकाच, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन, एडॉर्नो। प्रमुख बिंबवादी लेखक। अब यहाँ बात हो रही है बिंबवादी लेखक की। अभी हम लोगों ने पढ़ा मार्क्सवादी समीक्षक, अब है बिंबवादी लेखक। एजरा पाउंड, लोवेल डेलिट्स, D.H. लॉरेंस, रिचार्ड एलिंगटन। तो ये सभी क्या हैं? ये सब प्रमुख बिंबवादी लेखक माने जाते हैं। अब देखेंगे प्रमुख प्रतीकवादी। प्रमुख प्रतीकवादी कौन है? वादलेयर, मेल आर्मे और रेबो हैं। आगे देखेंगे, अजनबीपन को आधुनिक सभ्यता का अनिवार्य फल किसने माना है? तो ये मानने वाले कौन है? मार्कूजे हैं। कौन है? मार्कूजे। यहाँ किसकी बात की गई है? अनिवार्य फल की। अनिवार्य की फल जो है ये बात किसने की है? मार्कूजे। आगे है, नई समीक्षा के प्रमुख आलोचक कौन माने जाते हैं? तो रैनसम, ब्रुक्स, रॉबर्ट बेन वारेन, ब्लेकमर। आगे बात है, प्रमुख अस्तित्ववादी जो है कौन कौन है? प्रमुख अस्तित्ववादी के अंतर्गत हैं जास्पर्स, हाइडेगार, सार्त्र, कीकेगार्ड, पास्कल, नीत्शे, काफ्का और कामू। अगला है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? सोरेन, किरकेगार्ड और पास्कल माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के प्रवर्तक की बात होगी तो सोरेन, किरकेगार्ड और पास्कल का नाम आएगा। आगे देखेंगे, और अगर बात की जाएगी प्रमुख अस्तित्ववादी कौन कौन हैं, तो वो हैं जास्पर्स, हाइडेगार, सार्त्र, कीकेगार्ड, पास्कल, नीत्शे, काफ्का और कामू। आगे है, ग्रामेटोलॉजी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं जाक देरिदा। ग्रामेटोलॉजी की बात करेंगे तो जाक देरिदा। आगे देखेंगे, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, यह मत किसका है? तो यह मत है प्लेटो का। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, यह मत किसका है? तो यह मत है कॉलरिज का। तो हम लोग क्या पढ़े थे? पहले ही पढ़ चुके थे कि कल्पना की बात कौन करेंगे? जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, वो लोग ज़्यादातर कल्पना की बातें करते हैं ना। तो ये कॉलरिज का कथन है। आगे है,
काव्य भाषा के रूप में ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे? तो वो थे वर्ड्सवर्थ। काव्य जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? तो कथन है मैथ्यू अर्नाल्ड का। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रिक के माध्यम से नहीं याद हो पाती, तो उसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ता है। और इस पे अगर किसी के पास ट्रिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आप लोगों का स्वागत रहेगा। आगे है, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य ने सिद्धांत से जोड़ा जाता है? किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से। तो यहाँ पर क्रोचे हैं, यहाँ पर कुंतक हैं। तो यहाँ पर क्रोचे, यहाँ पर कुंतक, तो कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत से जोड़ा जाता है। क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है इलियट का। तो जो व्यक्ति इडियट रहेगा वो किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर पाएगा, अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा ना। तो ये इलियट का कथन है। इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेंगे। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो वो है एलन टेट। एम्बिगुइटी अर्थात अनेकार्थकता, नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन है? तो विलियम एम्पसन है। फिर से देखेंगे, एम्बिगुइटी अर्थात अनेकार्थता, नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक हैं तो वो हैं विलियम एम्पसन। तो यहाँ क्या आया है? एम्बिगुइटी और यहाँ पर है एम्पसन। तो ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, मिलता जुलता है ए। आगे है, 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार कौन है? तो वो हैं विलियम एम्पसन। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? तो अस्तित्ववाद की है। तो जो अजनबीपन दिखाएगा, जो उसका कोई अस्तित्व रहेगा वो नहीं रहेगा ना। तो अजनबीपन की बात जहाँ होगी वहाँ आएगा अस्तित्ववाद। आगे देखेंगे, अंतर्विरोध अर्थात पैराडॉक्स शब्द के प्रस्तुतकर्ता कौन है? ते है क्लिंथ ब्रुक्स। अंतर्विरोध, तो जिसके मन में क्या होता है, विरोध चलता रहता है, उसी को तो कहते हैं ना अंतर्विरोध। अंतर्विरोध को लोग क्या करना चाहते हैं? क्लीन करना चाहते हैं ना। कौन गंदगी रखना चाहेगा? कोई नहीं रखना चाहेगा। विरोध की बात सब लोग चाहेंगे ना कि साफ सुथरी हो जाए, हट जाए, तो क्लीन कर देंगे, क्लीन को क्लीन करेंगे। तो अंतर्विरोध की बात करने वाले क्लीन होंगे। आगे है, विखंडन अर्थात डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता हैं तो वो हैं जॉक देरिदा। जब आप कोई चीज़ विखंडन करेंगे, किसी का खंडन करेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा ना। तो विखंडन किसका है? विखंडन शब्दावली की बात करेंगी जॉक देरिदा। आगे देखेंगे, कला अनुकृति की अनुकृति है, किसका मत है? ये मत है प्लेटो का। अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो रिचर्ड्स हैं। अर्थमीमांसा सिद्धांत, तो अगर जब कोई किसी से बात करता है, जो शब्दों का प्रयोग करता है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए ना। तो अपनी बात अगर किसी तक पहुंचाना है तो उस बात का अर्थ भी सामने वाले को पता होना चाहिए, तभी वो बात क्या करेगा? समझ पाएगा। तभी आप अपनी बातें वहां तक क्या कर पाएंगे? पहुंचा पाएंगे। तो अर्थमीमांसा रिचर्ड्स का कथन है। आगे बात करेंगे, किस पाश्चात्य आलोचक ने काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो रिचर्ड्स हैं। आदिम मनुष्य की भाषा को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? मिथक। बिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो बिंब 2 प्रकार के होते हैं, इंद्रिय बिंब और मानस बिंब। प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं? प्रतीक 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत और वैयक्तिक।
बिंब का प्रवर्तक कौन है? बिंब का प्रवर्तक फ्लिट को माना जाता है। कल्पना को नैतिक शक्ति किसने कहा है? तो कल्पना को नैतिक शक्ति कहने वाले हैं शैले। आगे देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने कल्पना के कितने भेद किए हैं? तो शुक्ल जी ने कल्पना के 2 भेद किए हैं, एक है विधायक कल्पना और दूसरा है ग्राहक कल्पना। एडिसन के एसेज ऑन इमेजिनेशन का हिंदी अनुवाद कल्पना का आनंद शीर्षक से किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। कल्पना को काव्य की आत्मा किसने माना? कॉलरिज ने। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? तो वो है वॉल्टेयर। पश्चिम में कला के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? ललित कला और उपयोगी कला। आगे देखेंगे, कला के लिए इस मत के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रैडले हैं। कला के लिए इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन हैं? ब्रैडले, वाल्टर पेन विल्सर, ऑस्कर वाइल्ड। आगे देखेंगे, किस पाश्चात्य विद्वान ने लोक मंगल को काव्य हेतु माना है? तो ये मानने वाले हैं प्लेटो, रस्किन, टॉलस्टॉय। आगे है, आनंद को काव्य प्रयोजन किसने माना है? तो शिलर और शैली ने माना है। अपने आप को किसने प्रौढ़तावादी माना है? इलियट ने। पाश्चात्य देशों में साहित्य को क्या कहा गया? कला कहा गया। काव्य जीवन का प्रतिबिंब है जो कि इसके नित्य सत्य में अभिव्यक्त रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शैले का। आगे है, किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? तो त्रासदी का सर्वप्रथम जो है सर्वांगीण विवेचन करने वाले अरस्तु जी हैं। आगे है, किस विद्वान ने त्रासदी को सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? तो अरस्तु ने किया है। कल्पना को ह्रासोन्मुख भावना किसने कहा है? तो कहने वाले हैं हॉब्स। यहाँ पे क्या दिया है? ह्रासोन्मुख और यहाँ पर हॉब्स, तो मिलता जुलता है, याद कर लेंगे। आगे है, जब कोई पदार्थ किसी भाव या विचार का स्वीकृत उपलक्षण या संकेत बन जाता है तो वह कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है? तो अभिव्यंजना। केवल वे ही बिंब काव्यात्मकता से युक्त माने जा सकते हैं जो कि भावात्मक हो। कथन किसका है? यह कथन है कॉलरिज का। आगे है, प्रतीकों के वर्गीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सफल प्रयास किसने किया? ये करने वाले हैं अर्बन। साहित्य में यथार्थवाद के उदय का मूल कारण क्या है? साहित्य में अतिकल्पना का विरोध। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी से हुआ? तो 19वीं शताब्दी से हुआ है। आगे देखेंगे, पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओतप्रोत रहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है शेक्सपियर का। शेक्सपियर का कथन है। अगला देखेंगे, प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वारा हैं। कथन किसका है? तो बोसिल पेस्तरनॉक का है। आदि बिंब की चर्चा किसने की है? युंग ने की है। अभिव्यंजना की दृष्टि से बिंब के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2 भेद हैं, प्रत्यक्ष और अलंकृत। बिंब का प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषणीयता। काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र जी का। आगे देखेंगे,
स्वच्छंदतावाद का जन्म कब हुआ? तो स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ है 18वीं शती के अंतिम दशक और 19वीं शती के प्रारंभ में। प्रकृति की ओर वापस लौटो नारा किसका था? यह नारा था रूसो का। प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर, नारा किसका था? तो रूसो का था। आगे है स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और कल हमारा काव्य शास्त्र समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर बताइए कि आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे। तो आप लोग जो कहेंगे वही टॉपिक फिर शुरू किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।